हैं। नवागढ़ सीट पे जिस तरह से गुरु रुद्र कुमार अपनी सीट चेंज करते हैं और वो उस सीट पर शिफ्ट होते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि उनके सामने भी कहीं ना कहीं जो सीटिंग सीट थी वो सीट पे उनकी स्थिति सही नहीं बन रही थी, इसी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि सत्ता सरकार में जो है वो विधायक जो लगातार बने हुए हैं कुछ सीटों पर बदलने से भी लोगों के जो खासकर जो सिटिंग एमएलए की जो टिकट कटती है उन सीटों पर उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते चुनाव में हम देखे थे कि जो कांग्रेस लगातार जो ईवीएम से जो चुनाव होते थे उस पर आरोप लगाती रही है निधि, और बीते चुनाव में जिस तरह से ईवीएम जो पूरी तरह से कैद हो जाता है उसके स्ट्रांग रूम के बाहर जो है कांग्रेस ने धरना दिया था, और प्रदेश भर के तमाम जो ईवीएम जो यहाँ पर रखे हुए थे तमाम स्ट्रांग रूम थे वहां पर दो तीन दिनों तक के कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो पंडाल लगाकर धरना देते रहे थे। उनको ईवीएम लगातार बयान भी आते रहे। उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, और वो लगातार सीधे तौर पर ईवीएम के चुनाव को लेकर पूरी तरह से फायर रहे हैं, और वो उन्होंने तमाम जगहों पर कार्यकर्ताओं को लगा दिया था। प्रदेश भर के तमाम दूरांचल इलाकों से लेकर हर जिलों पर ईवीएम जो जहां स्ट्रांग रूम था वहां पर धरने पर बैठे थे। अब ये चूंकि प्रचार थम गया है, वोटिंग पूरी तरह से थम गई है, कुछ सीटों पर हालांकि वोटिंग चल रही है, कुछ सीटों पर जैसे बताना चाहेंगे कि अहिवारा जो सीट है, दरसिवा जो सीट है, उन सीटों पर जो है कुछ मतदान केंद्रों पर हालांकि वो नए मतदाताओं को आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उनको जो कतारों में जो लगे रहते हैं वोटर्स उनको पर्ची दी जाती है, उस पर्ची के आधार पर ही मतदान किया जाता है। लेकिन अब मतदान थमने के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बीते चुनाव में हमने देखा है कि वो कांग्रेस जो है पूरी तरह से आक्रामक रही है और ईवीएम चुनाव के खिलाफ रही है। ईवीएम की जो सुरक्षा है उसको लेकर सवाल खड़े किया था कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, और धरना प्रदर्शन का दौर चला था। अब निधि इस चूंकि अब फिर तरह से वोटिंग हो गई है और ये दौर फिर से हमको देखने मिल सकता है, चूंकि अब सरकार जो सत्ता सरकार में कांग्रेस का भी जब पिछले चुनाव में विपक्ष में थी, तो ईवीएम के चुनाव को लेकर भी और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर अब किस तरह से कांग्रेस की रणनीति होगी, चूंकि अब वो सत्ता सरकार में है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है निधि कि किस तरह से अब ईवीएम को लेकर राजनीति और बयानबाजी का दौर, धरना प्रदर्शन का दौर आगे देखने को मिल सकता है। चलिए, राजनीतिक दलों की तरफ से वादे भी हो गए, तैयारी भी हो गई, अब जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर लिया, अब उनकी भी बारी खत्म हो गई। हमने समझा कि किस तरीके से सुबह से माहौल बना हुआ था, समीकरण जाना कि कहां पर पेच फंस सकता है, कहां पर बाजी पलट सकती है। अब खुद राजनीतिक पार्टियों से जानना चाहेंगे कि उनका आकलन क्या कहता है, कितनी सीटों पर वो बाजी मार सकते हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता है वो जुड़ चुके हैं। चलिए परिचय मैं करा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता सौरभ साहू जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सौरभ जी, आपके पास पहले रुक करना चाहेंगे, क्योंकि अभी मेरे सहयोगी मयंक कह रहे थे कि 2018 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद ईवीएम को लेकर आपकी पार्टी ने बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया था। एक अलग तरीके का उस वक्त जो था माहौल नजर आया था, आप लोगों ने आरोप भी लगाया था कि गड़बड़ियां हो सकती है, इसकी आशंका जताई थी। अब चूंकि चुनाव भी खत्म हो चुका है, क्या कैसा माहौल रहेगा, आप लोगों की आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये बताएं। हाँ, देखिए निधि जी, अभी इस तरीके की कोई संभावना तो हमारे तरफ से हमको नजर नहीं आ रही है कि क्योंकि जब होता है कि कोई ऐसी घटना होती है जिसके आधार पर हमें लगता है या कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है हमको लगता है कि छेड़छाड़ हो सकती है, तब इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। और उसमें जब कोई आधार होता है तब अभी तो जस्ट मतदान जो है वो खत्म हुआ है, कई जगह पे जैसा आपने बताया कि चल रहा है, तो इस तरीके की कोई बात अभी तक तो आई नहीं है। जैसे अगर आगे चल के कोई बात आती है तो उसमें उस तरीके का रुख जो है वो कांग्रेस पार्टी लेगी। और जिस तरीके से ये दूसरे चरण का मतदान है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, तो मुझे लगता है कि जनता में एक अच्छा उत्साह देखने को मिला। और जो हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जो हमें फीडबैक मिला है, तो उनके आधार पर तो हम कांग्रेस पार्टी जो है वो आश्वस्त है पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर। और जैसे कि 2018 में हमने सरकार बनाई थी प्रचंड बहुमत के साथ, उसी तरीके से अभी भी सरकार बनाएंगे, इस बात के लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं निधि जी। चलिए रविंद्र जी, कांग्रेस तो बिल्कुल आश्वस्त है, 75 पार का नारा तो वो कई रही है। अब कांग्रेस का बयान भी सामने आया, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कह दिया है कि आज जिन 70 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से कम 50 सीटें तो कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत रही है। आप क्या मानते हैं, बीजेपी कितनी सीटों पर बाजी मार सकती है? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है, स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय और बुरी है कि पाटन से भूपेश बघेल भी चुनाव हार रहे हैं। फिर 3 तारीख को प्रमाणित हो जाएगा, और हम सोच बोल रहे हैं कि पाटन से भी भूपेश बघेल हारेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं है।
कहाँ से बूथ लेवल से, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हमने फीडबैक लिया, बूथ लेवल आपको वहां से प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगा। हमको फीडबैक मिला है जनता से, हम जनता के बीच गए हैं और जनता ने जिस तरह से उत्साहित किया और मतदान के बाद अपना जिस हिसाब से रुख दिखाया, उससे समझ में आ गया था भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये बात कांग्रेस को भी समझ में आ गई थी, क्योंकि शुरुआती दौर के 20 सीटों को आपने देखा, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीत रही थी तो भूपेश बघेल जी के चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने आकलन किया क्या हो गया, तो समझ में आया महतारी वंदन योजना को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया है, तो भूपेश बघेल जी घबराए और घोषणा पत्र जारी होने के बाद भी अपनी मर्जी से एक नया घोषणा कर दिए कि हम 15,000 देंगे। तो ये डर और भय तो दिखाता है नीति जी, आप भी स्पष्ट देख रही हैं। तो ये डर और भय के बाद उसके बाद भी नहीं रुका, बस सरगुजा तरफ चले गए चुनाव में। अब सरगुजा तरफ देखे कि वहां मतलब क्या कहते हैं, हालत खराब है इनकी, तो वहां एक नया सी गुफा छोड़ दिए कि रायगढ़ को और अंबिकापुर उसको जसपुर को हम नया संभाग बनाएंगे। तो पर डे दिन बाय दिन इनकी हवाइयां उड़ते रही, इनको डर और भय सताता रहा, इनकी जमीन खसकती रही। और वो कल गनीमत है, एक आध 2 दिन पहले भूपेश बघेल जी ने और कोई घोषणा नहीं किया, क्योंकि अब उनको पता है नदी से पानी बहुत बह चुका है। काट की हांडी थी, कांग्रेस धोखे से आ गई थी और धोखा इतना भयानक था जनता से कि जनता निकल निकल कर वोट दी। आप एक चीज ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा वोट पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने भी दिया। अब भूपेश बघेल जी इस बात को समझ नहीं पाए कि ये 12,000 दे रही भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र में डाल के, और ये बगैर घोषणा पत्र में डाल के 15,000 दे रहे, तो उससे भरमा लेंगे, क्या बोली लगा लेंगे छत्तीसगढ़ के महिलाओं के मान सम्मान की कि 1,000 दे रहे तो 1,250 दूंगा। महिलाएं जानती थी उनका आक्रोश क्या था। मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी किए नहीं थे, तो महिलाएं 5 साल इंतजार करी और जब चुनाव आया तो महिलाएं निकल निकल के तो शराबबंदी के आक्रोश में वोट करी है। केवल महतारी वंदन योजना का प्रतिसाद नहीं था, ये इनके झूठे वादों का भी के विरुद्ध महिलाओं की आक्रोश थी और निकल के वोट करी। और बदतर हारने वाली कांग्रेस में बार बार सभी टीवी डिबेटों में कहा कि 27 सीट भी इस बार ले आई ना कांग्रेस की पार्टी भारतीय छत्तीसगढ़ में, तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि खुद भूपेश बघेल जी चुनाव हारने वाले और बहुत बड़े बड़े मंत्री हारने वाले। पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख को बन जाएगी। देख लीजिएगा, कांग्रेस अगले 20 साल फिर छत्तीसगढ़ से बाहर हो जाएगी। सौरभ जी, जिस तरह से इनके आरोप थे रविंद्र जी के कि कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो जाएगी और लंबे समय तक फिर से उनको इंतजार करना पड़ेगा, तो ये घोषणाओं को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे कि घोषणा पत्र आने के बाद भी तमाम तरह से घोषणाएं की जा रही है, ये जो घबराहट दिख रही है ये भाजपा का आरोप है। क्या मानते हैं कि दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दावा करते दिख रहे हैं कि 75 पार फिर से भूपेश सरकार, तो क्या इनके आरोपों में कितना दम है और आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, जो डर और भय की बात है वो तो मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर है, और इसी वजह से बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको यहाँ पर आकर के जो चुनाव की कमान है वो संभालनी पड़ गई। और यहाँ पर इनके जो स्थानीय नेता है वो चुनाव प्रचार से कह लीजिए या फिर जनता के बीच से नदारद नजर आते थे। लगातार जिस तरीके से पीएम और अमित शाह जी ने दौरा किया यहाँ पर, इस बात खास करके जब पहले चरण का जो मतदान हो गया और उसके बाद जो फीडबैक आए उसके आधार पर सादी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि पहले चरण के मतदान के बाद में हमको और भी चीजें पता चली। तो पहले चरण के मतदान के शाम को ही हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके और जो सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद भी दे दिया कि जिस तरीके से ग्राउंड लेवल से हमको रिपोर्टिंग मिली है उसमें हम पहले चरण में भी उसी तरीके से जीत रहे जैसे 2018 में हमने सरकार बनाई थी, और उससे अच्छी तरीके से हम इस बार सरकार बनाएंगे। तो ये बीजेपी का भय है कि उसके बाद से इनके जो केंद्रीय नेताओं के दौरे हैं वो लगातार बढ़ गए। घोषणा पत्र की बात लगातार साथी प्रवक्ता कर रहे थे, तो हमने तो जो घोषणाएं की थी अपने बड़े बड़े मंचों से उन्हीं का कॉपी पेस्ट करके इन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाल दिया। और जो ये बात कर रहे थे महतारी वंदन योजना की, महतारी वंदन योजना के तो जो फॉर्म इन्होंने भरवाए वो आप देखिए उनके क्या हालत थे, किस तरीके से सोशल मीडिया पर उसके जो फॉर्म भराए गए थे बीजेपी के द्वारा महिलाओं को ठगने के हिसाब से वो फॉर्म भरवाए गए थे, वो कूड़े करकट में पड़े हुए मिले। तो जब आज इनके जो फॉर्म है महतारी वंदन योजना के वो कूड़े करकट में पड़े मिले, तो जिस तरीके से ये
वादे को भी उसी तरीके से कूड़ा बनाकर फेंक देते हैं और उसको निभाते नहीं है, जो इनकी परंपरा रही है। चाहे इनका जो पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, चाहे केंद्र में मोदी जी यहाँ पर आकर प्रचार संभाल रहे थे और मोदी जी गारंटी देते थे। मैं तो पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? मोदी जी ने 2014 में और उसके बाद भी जो गारंटी दी थी देश को, वो तो आज तक पूरी नहीं कर पाए। चाहे वो भ्रष्टाचार के संबंध में ले लो, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने की बात को ले लो, चाहे 100 दिन में महंगाई कम कर देने की बात ले लो, आपका किसानों की आय डबल कर देने की बात ले लो, तो किसी भी तरीके से। और भ्रष्टाचार की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरे जो इनकी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, कोई भी आम जनता या कोई सोशल मीडिया, कोई राजनीतिक दल आरोप नहीं लगाता है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से इन्होंने प्रचंड भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला करके रखा है। जो दूसरे दलों के जो लोग थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो नेता, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा की बात ले लें, नारायण राणे की बात ले लें, अजित पवार की बात ले लें, इनके पास चले जाते तो उनके ऊपर के सारे आरोप जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो जनता को छला तो इन्होंने है और पूरे देश की जनता को छला। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इतने तरीके के वादे किए, केंद्र में तो इनकी सरकार है, तो सभी राज्यों में ये दे देवे, 500 रुपए में सिलेंडर की बात ये करते हैं, बिजली फ्री देने की बात ये करते हैं, दूसरे समर्थन मूल्य की बात ये करते हैं, 21 क्विंटल धान खरीदने की बात ये करते हैं। तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं कर देते? क्योंकि केंद्र में तो इनकी भी सरकार है, एमपी में तो इनकी सरकार बीजेपी की दोनों जगह है, तो वहां पर इन्होंने क्यों नहीं दिया? तो जनता को छलने का काम इन्होंने किया है और ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे। कांग्रेस में तो जनता जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जनता कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस की सरकार है। तो ये जनता का दिया हुआ स्लोगन है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो उस पर हमको पूरा विश्वास है और निश्चित रूप से जनता हमको प्रचंड बहुमत से इस बार भी चुनेगी और हम सरकार बना रहे हैं। लगातार बहुत सारे दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं जो कमेंट करके अपनी राय भी रख रहे हैं। रविंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले एक हमारे दर्शक है बीरेंद्र कुमार देवांगन, उनका मैं कमेंट आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी क्योंकि अभी जो सौरभ जी ने कहा है वो उसी से रिलेटेड है। लिख रहे हैं बीरेंद्र कुमार देवांगन की काका ही आएंगे, मोदी का जादू सीजी में नहीं चलेगा, सीजी को देश विदेश काका की वजह से सब सीजी को पहचान मिली, यानी कि देश विदेश में सिर्फ काका यानी कि भूपेश बघेल की वजह से पहचान मिली है। जिस तरीके से आप लोग अभी सौरभ जी भी कह रहे थे, मोदी की गारंटी के नाम से आप घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो केंद्र नेतृत्व है वो उनकी पूरी फौज आ जाती है और ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भूपेश बघेल को हराने के लिए खुद मोदी को आना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो आपके क्या कहते हैं यूजर्स लिख रहे थे उनको मैं जवाब दे दूं, भूपेश बघेल खुद चुनाव हार रहे हैं, आप चिंता मत करिए। कहीं काका नहीं आएंगे, काका जेल जाएंगे 508 करोड़ रुपए घोटाले के मामले में, ये आप तय मानकर चले। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता का वक्तव्यों पर जवाब देना प्रारंभ करूं। मुझे तो अभी भी लगता है कि ये चुनावी मोड में, अरे भैया चुनाव मोड खत्म हो गया, अब मतदान हो गया, अब अपन उस पर बात करें कि क्या राजनीतिक बात कर रहे हैं कि मतलब केंद्रीय नेतृत्व आ गया। केंद्रीय नेतृत्व तो अभी आया क्या? ये तो शुरू से आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं अमित शाह जी 4 महीने पहले से आ रहे हैं, इनको मतलब अपने स्थानीय नेता पे भरोसा नहीं, तभी चुनाव के बारे में क्यों बोल रहे हैं। और आपके क्या कहते हैं राहुल गांधी बलौदा बाजार में रहते हैं क्या? प्रियंका गांधी बस्तर के किसी कुकेनाड़ा एरिया में रहती है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे तो मेरे को लगता है आंध्र प्रदेश के नल्लापुरम में रहते हैं। इनको पता नहीं कि लोग दिल्ली और कहाँ कहाँ के हैं। जो क्या कहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी जब आते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व आ गया बोलते थे, क्या केंद्रीय नेता कौन है? नहीं है क्या इन लोग? तो अभी भी इन लोग क्या कहते हैं जमीनी सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कैसी बात करते हैं स्थानीय नेता के बारे में, क्या कांग्रेस के नेता झूठ बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। भूपेश बघेल जी, यही भूपेश बघेल जी है जो बोल रहे थे जब टिकट वितरण हो गया तो बाप रे बाप रमन सिंह की चली है, किसी की नहीं चली है, टिकट वितरण में रमन सिंह की ही चली है। तो फिर स्थानीय नेता का महत्व कहाँ हो गया? आपके मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं, तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के अपने मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल झूठे हैं, स्थानीय नेता को नहीं पूछते, बोलते तो उन्हीं से पूछ लो किसके पूछते। और सबसे बड़ी बात, गारंटी की बात, कौन दे रहा है गारंटी? घोषणा पत्र में मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी में कोई अभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, क्योंकि संगठन के आधार पर हम किससे गारंटी दिलवाएंगे? हमारा मुख्यमंत्री जब बन जाएगा तब दिलवाएंगे, इसलिए मोदी जी की गारंटी दिलवा रहे। अरे तो राहुल गांधी की गारंटी दिलवा ले, प्रियंका गांधी का गारंटी दिलवा ले। किसकी गारंटी है 12,000 रुपया जो 15,000 रुपया ये देंगे? भूपेश बघेल जी ने एक सभा में कह दिया कि मैं 15,000 रुपए दूंगा। क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में, क्या कांग्रेस उसकी गारंटी लेती या भूपेश बघेल अकेले गारंटी लेते हैं? मुझे बता दीजिए। तो मोदी की गारंटी तो सब होता है भाई,
पूरा चीज होता है, ऐसा नहीं राहुल गांधी बोल दे। और इनकी गारंटी का मैं बताता हूँ कैसे गारंटी होते। बोले हम वादा नहीं करते। क्या आपने शराबबंदी का वादा नहीं किया अपने घोषणा पत्र में? आपने लिखित में कहा शराबबंदी नहीं किया और उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद नहीं किया, तो कौन मानेगा आपकी बात को जो मौखिक रूप से बोल रहे हैं? आपने कहा था 2 साल का बोनस देंगे किसानों को, आपने लिखित में किया था, तब नहीं दिए, तो आपकी मौखिक बातों को कौन मानता है? डर और भय जो बोलता हूं मैं, इसीलिए बोलता हूं। आज तक निधि जी आपने देखा नहीं होगा किसी राज्य में या किसी देश में एक बार जब मैनिफेस्टो जारी हो जाता है तो उसके बाद कोई और घोषणा करे, आपने देखा है क्या? किसी भी राज्य में या देश में बताइए। यहाँ तो मैनिफेस्टो जारी हो गया, अच्छा इतना नकल करने का इरादा था तो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तो पहले आया, उसके बाद कांग्रेस का आया, तो उसके बाद कर लेते भैया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 1000 महीना दे रहे हैं, हम 1250 देंगे। आपने रखा ही नहीं। और जब 20 सीटों की जब वोटिंग हुई तब कांग्रेस को समझ में आ गया, सुनामी आ गई भाजपा की, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, तो घबराए डरे सब मंत्री बैठे, बोले भी अपन भी घोषणा कर देते हैं ना सारा 1250 पर। ये चौक चौराहों में जो एक लड़के खड़े होके बोली लगाते हैं ना, उस तरह का काम कांग्रेस ने किया और इसको पहली बार छत्तीसगढ़ में हमने देखा मैनिफेस्टो के अतिरिक्त। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, अच्छा आपने पूछा इनसे कि आप किस तरह जाओगे, तो किसमें चलेगा? मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी, अरे छत्तीसगढ़ का चुनाव है, लोकसभा का जब आएगा ना तो उस समय कर लेना। आज तक तो पिछले हम 2000 से देख रहे हैं आपकी एक एक सीट तो लटपट में आती है लोकसभा में। अभी क्या कहते हैं विधानसभा की बात करो, कहाँ मोदी जी में चलेगा? इनका क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जब तक मोदी जी पे हमला ना कर ले, अडानी अंबानी पे ना कर ले, इनका पेट पचता नहीं है, क्योंकि ये लोग काम तो किए नहीं है, तो ये लोग डाइवर्ट करते हैं, बाईपास करने करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को ना अडानी से मतलब है, ना अंबानी से मतलब है। 508 करोड़ का जो आप खिलाते हो सट्टा, उससे मतलब है। आपने गिल्ली डंडा खिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को छोड़ दिया और आप सट्टा खिलाते रहे, सट्टा से पैसा कमाते रहे। नहीं दिखा क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को? आप भ्रष्टाचार करके पीएससी का घोटाला करते रहे, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को करते रहे। वो लड़के जब पीएससी के रोड में निकले तो आपने डंडे मारे उनको, महिलाओं के बाल खींच के मारे। यही युवा आक्रोश है जो भूपेश बघेल की सरकार को ना 25 से 27 सीट पर सिमेट के रखेगी। ये युवाओं का आक्रोश है, महिलाओं का आक्रोश है, एक बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के प्रति एक आम नागरिक का आक्रोश है। कहां तक बचेंगे भूपेश बघेल और कहां तक इनका ये रहेगा? यदि ये कार्यों के दम पे चुनाव पे जाते तो अपने कार्यों को गिनाते, प्रलोभन नहीं देते कि हम 1250 रुपए महिलाओं को देंगे, कोरिया को, रायगढ़ को संभाग बनाएंगे। मुझे शर्म आती कांग्रेस में गलत परंपरा की शुरुआत अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहा है, और सत्ता बचाने के लिए जो इस तरह करते हैं ना, उसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये 27 सीट में बार बार इस बात को कहता हूं, 27 सीट पर सिमट गई तो कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि होगी। भूपेश बघेल 100% चुनाव हार रहा है, लिख कर ले लीजिए, 3 तारीख को मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी। सौरभ जी, जिस तरह से इन्होंने की जो गारंटी है वो मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी के तमाम तरह की इन्होंने बात भी रख दी है, लेकिन क्या लगता है, इन्होंने दावा कर दिया है कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है 27 सीट पर सिमट कर आ जाएगी। क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है 75 पार, और दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 27 सीट में आप सिमट जाओगे, तो किस तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनका? ये लगातार जो पहले चरण की जो वोटिंग हो जाती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर आतिशबाजी भी हो जाती है, तो ये किस तरह की चीजें दिख कर आ रही है? इनके जो तमाम आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो है भाजपा जो है कांग्रेस को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार को इस चुनाव में मुद्दा बना के रखी है, वहीं कांग्रेस जो है वो अपने काम को लेकर चुनाव मैदान पे है, वो अपने जो वादे हैं, जो 5 साल का जो उनका कार्य था उसको लेकर चुनाव मैदान पे। और वो जो कांग्रेस के नेता है, प्रदेश के मुखिया, लगातार ये बात कहते हैं कि 75 पार फिर से हमारी सरकार। तो इनके वादों, इनके आरोपों पर और कांग्रेस के जो दावे हैं उस पर कितनी बात आपकी सही साबित हो पाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मोदी जी ने अभी तक सपने देखने पे टैक्स नहीं लगाया है, जीएसटी नहीं लगाई है। इसलिए भाजपा के जो लोग हैं वो लोग सपने देखें। अच्छी बात है, जिस दिन हो सकता है कि मोदी जी उसको भी लेकर के आ जाए, जैसे दूध दही पनीर को उन्होंने जीएसटी के दायरे में ले आया, उस तरीके से हो सकता है सपने देखने को भी वो लेके आ जाएं जीएसटी के दायरे में। तो सपने देखना मना नहीं है, बिल्कुल देखें। 3 तारीख को, जैसा कि साथी प्रवक्ता ही कह रहे थे, कि चीजें प्रमाणित हो जाएगी। तो हमारा भी ये दावा है कि जो हम बात कह रहे हैं वो तो हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग और हमारे काम के आधार पर, जैसा आपने भी कहा कि हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच गए थे, और उसी के आधार पर हमारा ये आकलन रहा है। और जिस तरीके से जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर, वहां से जो हमको मंतव्य मिले हैं लोगों के, तो उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे सारे बड़े नेता और हम भी अलग अलग जगह पे, अलग अलग मंचों पर ये दावा करे हैं
कि 75 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूरा होगा और इस पे हम कायम है। बाकी बीजेपी क्या सोचती है वो उनका अपना एक आधार है, उसका हो सकता है कि वो अपना एक मत रख रहे हैं और वो एक कॉन्फिडेंस वाला जो गेम है वो खेल रहे हैं, वो वाली बात है। यहाँ पर रविंद्र जी ने एक बात कही कि रमन सिंह जी की चली है टिकट वितरण में। तो यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि रमन सिंह जी की उनके पार्टी में चल रही या नहीं चल रही, वो अलग मुद्दा हो गया, वो इनका आंतरिक मामला है। मैं तो ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच इनके स्थानीय नेता कभी गए नहीं। पिछले 5 सालों में जब चुनाव आया तो 2-3 महीने ये अचानक से एक्टिव हुए दिखते हैं। तो ये बात मैंने कही। इन्होंने कहा कि बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनकी नकल की। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि अलग अलग जगह पे जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने आकर के तो पहले ही घोषणा कर दी। और जो ये महतारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं जिसकी कॉपी हमने की कहते, तो वो हमारे राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा रहा और उसको बहुत अच्छे से जो रेस्पॉन्स भी मिला जनता का, उसके आधार पे जो भाजपा है उसके अंदर ये डर व्याप्त हो गया है कि जो एक इन्होंने एक अपना ट्रम्प कार्ड खोला था महिलाओं के लिए, शायद वो भी इनके हाथ से खिसक गया, ऐसा इनको लगता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ये सारी बातें ये कह रहे हैं और जो अपने दावे हैं वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को ये बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हमारी सरकार बनेगी तो ये सारी बातें निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगी। रविंद्र जी, जिस तरह से इनके जो आरोप थे, इन आरोपों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन भाजपा जो है चुनाव मैदान पर रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस पूरे चुनाव पर मोर्चा संभाला था। क्या लगता है, बार बार राजनांदगांव की बात आती है, राजनांदगांव के चुनाव को लेकर पहले भी बात आई और अभी भी फिर से आज भी मुखिया ने कह दिया है कि राजनांदगांव में रमन सिंह चुनाव हार रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो बड़े चेहरे पर जो दाव लगा हुआ है प्रदेश के, चाहे राजनांदगांव की बात हो चाहे पाटन की बात हो, पाटन में भी ये बात आपने कहा कि वो खुद मुखिया हार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दावा कर रहे हैं कि वन साइडेड वहां पर मुकाबला ही नहीं है, वहां पर पाटन की जनता जो है भूपेश बघेल के नाम पर पूरी तरह से मुहर लगाएगी, उनके काम पर मुहर लगाएगी। तो जो बड़े चेहरे पर जो दाव लगा है, इस पे कितना आप लोगों का दावा क्या कहता है? और जो पहले चरण की सीट की बात इन्होंने कही थी कि पहले चरण की सीट के भी जो दावे अपने अपने तरीके से किए गए थे, सुबह जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि 14 सीट जीतेंगे, लेकिन शाम होते होते जो भाजपा ने भी कहा कि 28 सीट तक जीत जाएंगे। तो ये जो तमाम तरह के बयान रहे हैं और बड़ी सीटों पर खासकर बात की जाए, पाटन की बात की जाए, राजनांदगांव की बात की जाए, जो दोनों मुखिया और पूर्व मुखिया है, उन सीटों पर आपका क्या आकलन कहता है? देखिए, जो खुद चुनाव हार रहे हैं भूपेश बघेल जी पाटन से, वो राजनांदगांव के बारे में टिप्पणी करते हैं ना, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि किस दुनिया में जीने वाले लोग हैं। डॉक्टर रमन सिंह के लिए कोई संदेह नहीं है, वो 40,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे। और मुझे तो लगता है, मैं एकदम मतलब युक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बावजूद जो राजनांदगांव की जनता है उनसे हम बात को सुनते हैं, समझते हैं, जो पत्रकारों से बात करते हैं, उसके अनुसार मैं बताऊं, हो सकता है तो राष्ट्रीय पार्टी के गिरीश देवांगन जी चुनाव हारेंगे नहीं, उनकी जमानत जब्त होगी। उन्होंने एक दिन में 10 से 12 करोड़ बांटने का जो कुत्सित प्रयास किया ना, उसको राजनांदगांव की जनता माफ नहीं करेगी। अब मैं तो कह रहा हूं कि बहुत पहले से, अभी नहीं कह रहा हूं, आप जानते हैं मैं तो आपके साथ टीवी डिबेट में बैठा हूं, भूपेश बघेल जी चुनाव हार रहे हैं, 2 महीने 3 महीने पहले से कह रहा हूं। और इसको मैं इस रूप में देखता हूं कि कांग्रेस जो कह रही है ना, जैसे हम काम को लेकर जाते, आप बता दीजिए मुझे, काम को लेकर जाते तो भैया आप प्रलोभन क्यों देते, क्यों बड़ा गर्व से कहते हैं कांग्रेस के लोग अपने अपराध को भी अपने जो वो करते हैं, क्या कहते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए, हम तो हमारी रणनीति का हिस्सा था, 1250 रुपए देके बोलते हैं हमारे रणनीति का हिस्सा था। कैसी रणनीति तुम्हारी जो तुम्हारी मैनिफेस्टो में नहीं आ सकती? तुम फाउल गेम खेलते हो और उसके बाद जनता को भ्रमित करने का काम करते हो, महिलाओं के सम्मान को बोली लगाने का काम करते हो और उसको गर्वित होकर बोलते हो हमारे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा। यदि यही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है ना, तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते थे अपने घोषणा पत्र के बाद, लेकिन अपने घोषणा पत्र को ही पूरा करेंगे, हम आए बाय बात नहीं करेंगे सरकार को बचाने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, जैसे कांग्रेस कर रही है। तीसरी बात, ये 2-3 महीने पहले बोलते हैं कि हमारे लोगों की एंट्री हुई है, शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को, वो भी आपके जैसे टीवी चैनल में बैठ के, अरे विधानसभा घेराव हमने आप प्रधानमंत्री आवास पे कब से कर दिया था, हम पीएससी के मामले में कब से, ये आंख कंधे और नाम नयन सुख बोलते हैं ना, तो कांग्रेस के प्रवक्ता है जो इस तरह की बात करते हैं। पूरे 5 साल हमने कांग्रेस की नाकामियों को सड़क पर ला के दिखाया, जनता तक पहुंचाया, और यही कारण है
कि प्रथम फेज में ना जो 18 सीट हमको मिलने वाली है, मैं बोल रहा हूँ 1-2 सीट जाएगा और लोकतंत्र में विपक्ष का रहना आवश्यक है, इसलिए 1-2 सीट का जाना भी आवश्यक है, नहीं तो 20 में 20 हम बस्तर और राजनांदगांव की सीटों को जीतते। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मैं तो 15-16 मैं भी कह रहा था, लेकिन जिस तरह से माहौल है हम 17-18 पे मतलब प्रथम फेज में आएंगे। और सेकंड फेज में आपने चूंकि दावे की बात की, 70 सीट है, हम इसमें 40 सीट जीतेंगे और 55 से 60 सीट तो जनता पार्टी का आसानी से इसलिए आ रहा है कि ना इनका घोषणा पत्र पे कोई भरोसा नहीं करता है, इनकी घोषणा पत्र में विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट आ गया है, पहले उससे निपट ले। क्योंकि आप देख लीजिए इनके घोषणा पत्र को, मैं नहीं कहता, इनके टीएस सिंहदेव जी हमेशा कहते रहे 36 में 12 बिंदु हमने पूरा किया, 12 पे विचार कर रहे हैं, 12 पे काम नहीं कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते ना तो आप मानते, इसको टीएस सिंहदेव जी बोलते। और तो भूपेश बघेल जी का देख लीजिए, 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हो गया तो बोले अपना चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र करते। क्या इस तरह हरकत करेंगे बृजमोहन अग्रवाल जी? यदि उन्होंने कर दिया तो आपके मंत्री रुद्र कुमार ने क्या क्या कहा, मुझ पर जो हमला हुआ यदि कुछ होगा तो मेरी जान को खतरा है, तो इसका पूरे जिम्मेदारी प्रशासन पे होगा, आपके मंत्री ने कहा। तो सोच लीजिए आपकी कानून व्यवस्था क्या है भूपेश बघेल जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप कहीं नहीं बचेंगे, क्योंकि आपका झूठ ना पल पल पकड़ा गया, हर कदम पे पकड़ा गया। और मैं तो बोलता था कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की जो परतें वो रुक जाएगी, लेकिन क्या कहते हैं वहां भूपेश बघेल की कृत्य और कांग्रेस की कृत्य प्याज दर प्याज इनकी भ्रष्टाचार की परतें खुलती रही। और यही परतें जब खुली है, हम देखो, हम जब हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो स्पष्ट रूप से लगाते हैं कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, 500 करोड़ का पीडीएस घोटाला हुआ, और ये क्या बोलते हैं तो आप भाजपा भ्रष्टाचारी थी, बताओ क्या भ्रष्टाचार हमने किया? हम तो आपके गिना देते हैं। और चिंता मत करिए, उल्टा भी लटकाएंगे यदि अमित शाह जी बोलते हैं ना, तो आप लोगों के भ्रष्टाचार के पूरे कारनामों को जनता के सामने लाएंगे और आपको सजा भी दिलवाएंगे। चलिए ठीक है सौरभ जी, तीसरे मोर्चे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनता जो कि कांग्रेस के जो प्रदेश पाटन विधानसभा से हैं, हालांकि उनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो मैदान पर हैं। ऐसे में आप लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि जेसीसीजे बी टीम है भाजपा की, और कई सीटों पर हमने आकलन किया है, राजनीतिक विश्लेषक भी यही मान रहे हैं कि जहां पर जेसीसीजे ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और मजबूती की जहां पर उनकी स्थिति है, वहां पर कांग्रेस के ही वोट शेयर में सबसे ज्यादा फर्क आएगा, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। क्या कहेंगे? देखिए निधि जी, जो विशेष रूप से अगर पाटन की मैं बात करूं तो पाटन में तो क्योंकि भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो तो पूरे छत्तीसगढ़ में परचम लहराई है, तो उनका जो वो गृहग्राम है, उनका जो अपनी सीट है, वहां पर तो कोई शक ही नहीं है कि चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, चाहे वो विजय बघेल जी की बात कर लें, चाहे अमित जोगी जी की बात कर लें, कहीं पर भी वो उनके सामने कहीं ठहरते नहीं हैं। और निश्चित रूप से वहां पर जो हम कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी का कोई मुकाबला नहीं है, वो बात 100% सामने आ जाएगी 3 तारीख के मतगणना के बाद में। तो यहाँ पर कोई शक है नहीं, वहां पर हम प्रचंड बहुमत के साथ पाटन में आएंगे ही आएंगे। और इसका जो आप देखेंगे कि पाटन के अंदर भी मेरे ख्याल से आज जो मेरे पास में डेटा है, वहां पाटन के अंदर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये भूपेश बघेल जी की सरकार है जो जिसके लिए लोग जा करके वहां के लोगों ने अपने मुखिया के लिए मतदान किया है, छत्तीसगढ़ के हित के लिए मतदान किया है, और उसका रिजल्ट निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूं निधि जी, कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये जो घोषणा पत्र है उसको पूरा करेंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, धान के ऊपर, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है ये, धान के ऊपर इनके ही मंत्री अजय चंद्राकर जी ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में उतने धान का उत्पादन होता नहीं, जब हमने 20 क्विंटल की घोषणा की थी, और 20 क्विंटल हम अभी खरीदी 1 नवंबर से चालू भी हो गई है। ये अपने घोषणा पत्र में लेकर के आते हैं 21 क्विंटल। तो ये बता दे कि ये कहां से कौन से जगह से तस्करी कराएंगे और किस तरीके से वो 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, जब यहां पर उत्पादन ही नहीं होता। जब उत्पादन ही नहीं होता तो ये लोक लुभावने ऑफर देने के लिए जो फ्री बीज, जिसको इन लोग फ्री बीज हमेशा से कहते आए हैं भाजपा के लोग, आज वो लोग उसी का सहारा ले रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा इनके अंदर का डर दिखाता है। जो चाहे वो बिजली की बात करो, चाहे महिलाओं के महतारी वंदन योजना की बात करो, चाहे किसी भी तरीके से, तो पूरा घोषणा पत्र अगर उठा करके देख लें तो पहले ये फ्री बीज करते थे। जब आपने दिल्ली में पहली बार दिया था, फिर 2018 में हमने अपने घोषणा पत्र में बोला था जो बात को, और 2018 के घोषणा पत्र के आधार पर ही आज इनको ये बात समझ आ जाती है कि घोषणा पत्र जो है वो कितना महत्वपूर्ण होता है और उसके वादों को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। और उसी तरीके से ये जिस चीज का एक तरफ विरोध करते हैं और दूसरी तरफ
उसको उसी तरीके से अपना घोषणा पत्र में लेकर के आते हैं। आज अजय चंद्राकर जी अपने क्षेत्र में ही मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, वो जनता के बीच जाने में डर रहे हैं क्योंकि उनके ही वक्तव्य रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का दिखता है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने पहले भी किया है, अब भी करेंगे। जो हमारे वादे हैं उसको पूरा करेंगे, और कांग्रेस अगर कह दी है तो पूरा करेगी। ये बात यहाँ की जनता जानती है, और जनता ही जनार्दन है इस लोकतंत्र के उत्सव में, और जनता इसका निर्णय बहुत जल्द सुनाएगी। चलिए ठीक है, रविंद्र जी आपके पास रुक करना चाहूंगी। तीसरे मोर्चे की हम बात कर रहे हैं और इस बात से बिल्कुल बिलासपुर संभाग की कुछ सीटों पर जनता जोगी कांग्रेस के साथ साथ बसपा का भी प्रभाव है। कांग्रेस तो आपके लिए वैसे ही चुनौती है, मुख्य मुकाबला आप दोनों के बीच होता है, लेकिन 2023 का जो ये चुनाव है छत्तीसगढ़ का वो काफी अलग है, क्योंकि बहुत सारी क्षेत्रीय दलों के साथ साथ जो राष्ट्रीय दल हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय हैं। तो आपको लगता है कि जो तीसरे मोर्चा है वो किसी तरीके का नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में पहुंचा पाएगी? देखिए, मैं जोगी कांग्रेस के बारे में कहना चाहता हूं, जब तक अजीत जोगी थे उनका वैभव अलग था, उनका गौरव अलग था, उनका मान सम्मान अलग था। उनको छत्तीसगढ़ की जनता पसंद करती थी, तो 7% वो पिछली बार ले आए थे, तो उनका व्यक्तित्व था। अब जोगी जी नहीं रहे, अमित जोगी जी हैं। अमित जोगी जी को कोई इतनी गंभीरता से लेता नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं कि लोकतंत्र है, वो 1-2% ले लेंगे तो कांग्रेस का ही नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा। जोगी के यदि वो वोट काटेंगे तो कांग्रेस का काटेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा स्वस्थ राजनीति की है, स्वच्छ राजनीति की है। तो जोगी जी का जो इनका आपस का तो भूपेश बघेल जी से व्यक्तिगत खुन्नस भी रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है प्रभावित कर सकता है। बसपा निश्चित रूप से कई जगह करती, लेकिन चाहे बसपा हो, चाहे जोगी कांग्रेस हो, चाहे सर्व आदिवासी समाज हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, ये केवल कुछ जगह प्रभावित कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हार जीत के अंतर को ये कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कांग्रेस की प्रवक्ता के बारे में, कि भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं, पाटन से एक इतिहास को भूल जाते हैं ना इन लोग, कि भूपेश बघेल जी विजय बघेल से चुनाव हार चुके हैं उसी पाटन में। तो पुनरावृत्ति इतिहास करता है, तो पुनरावृत्ति होने जा रहा है। कांग्रेस चाहे तो अपने गलतफहमी में पल सकती। और दूसरी बात, हमको बोलते हैं कि मतलब कहाँ 21 कुंटल, कहाँ 20 कुंटल, कहाँ अजय चंद्राकर जी, उसका जवाब हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने दे दिया था। अजय चंद्राकर जी ने जो कहा होगा, लेकिन हम धान की तस्करी नहीं करवाएंगे। सुन लीजिए, धान की तस्करी बिल्कुल नहीं करवाएंगे। किसानों का एक एक मतलब दाना खरीदेंगे। तस्करी कैसे करवाते हैं आप लोग पता है? गांजे की तस्करी करवाते हैं। आज छत्तीसगढ़, मुझे बहुत बुरा लगता है कि छत्तीसगढ़ ना गांजे के अवैध व्यापार का, तस्करी का केंद्र बिंदु बन चुका है। एक कॉरिडोर बन गया है छत्तीसगढ़, और इसीलिए हम देखते हैं रायगढ़ तरफ कैसे जीप से कुचल के वो गांजा तस्कर मार देते हैं। तो ये तस्करी जो है ना, ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती। शराब की तस्करी, गांजे की तस्करी भारतीय जनता पार्टी की तस्करी नहीं हो सकती। और एक चीज बता रहा हूं, यदि ऐसी तस्करी करने की नौबत आएगी, नौबत आनी पड़ी ना, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ना पसंद करेगी, लेकिन इस तरह की चीजों को हम नहीं बढ़ावा देंगे जैसा आप बढ़ाते हैं। तीसरी बात, आप बोले वास्तव में घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके वायदों को पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में आ रहा है, हमको तो बहुत पहले समझ में आ गया था। इसलिए हम कभी उलूल जुलूल क्या कहते हैं, घोषणाओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करते, जैसा आपने किया। आज आपने शराबबंदी का घोषणा छोड़ दिया क्या? पिछली बार तो आपके घोषणा पत्र में था, आपने पूरा किया नहीं। इस बार क्यों नहीं डाला? हो गया, हाथ खड़ा कर लिया आपने। पिछले बार तो आपने किया नहीं, इस बार उसको डाला ही नहीं है। 2 साल का बोनस भी दे देते, पिछले बार भी नहीं। इस बार क्यों नहीं डाला आपने? क्योंकि आपको आज ग्राउंड रियलिटी समझ में आ गई। कांग्रेस के लोगों, भैया ये सब बेकार की चीजें नहीं कर सकते। और पिछली बार इनको सत्ता पाना था ना, निधि जी, तो मैं बता रहा हूँ, आप रविशंकर यूनिवर्सिटी के साइंस फिक्शंस में चले जाते वहां, तो भी क्या होता मालूम? आप भूपेश बघेल जी चले जाते ना, और साइंस के स्टूडेंट बोल देते भैया चंद्रमा तक सीढ़ी बनाना है, तो उस दिन भूपेश बघेल अपने घोषणा पत्र में डाल देते, हाँ चंद्रमा तक भी हम घोषणा सीढ़ी बनाएंगे करके, क्योंकि इनको सत्ता में आना था। अब सत्ता में आएगा, और पता है ना, थोड़ा सा 10% काम कर दिए और उसका 90% करने में हाथ पांव फूल गए। इसलिए थोड़ा तो इन्होंने इस बार समझदारी दिखाया है कि क्या कहते हैं, शराबबंदी को ना नहीं रखे, नहीं तो करना था इनको। और क्या इनका वो पॉलिसी हट गया क्या शराबबंदी करने का? तो झूठे ही लोग हैं। घोषणा पत्र के महत्व को वाकई इनको समझने की जरूरत है, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसको पूरा करना महत्व। तो सुन लीजिए, आपको कम से कम इतना समझ में आ गया, सद्बुद्धि आया। और ये सद्बुद्धि कब आई? जब सरकार आपकी चली गई। समझ जाइए, मैं तो कह रहा हूँ चली गई, आज के दिन से तो निकल गया, अब आ रहा है सद्बुद्धि। तो अब कोई काम का नहीं है, अब सांप निकल गया, अब लकीर से कोई काम नहीं आएगा।
जी। चलिए, आज दोनों ही प्रवक्ता काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहे हैं। धराधर जो तंज है वो कसा जा रहा है, एक अलग तरह का जो ऊर्जा है वो निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। चलिए सौरभ जी, बहुत सारी बातें रविंद्र जी ने यहाँ पर कही है, मैं आपसे बिना कोई प्रश्न लिए चाहूंगी कि आप सीधा उन्हें जवाब दे दीजिए। देखिए निधि जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो रविंद्र जी ने कही है कि हमारे पुराने जो घोषणा हमारे छूटे हुए थे, जो उस समय जो नहीं पूरे हो पाए किसी वजह से, वो निश्चित रूप से हमारे मुखिया ने कहा है इस बात को कि जो हमारी घोषणाएं थी जो पूरे नहीं हो पाए किसी वजह से, वो तो हमारी घोषणाएं अभी भी है और हमारी जो पुनः सरकार बनेगी उसमें निश्चित रूप से उन पर फिर से काम किया जाएगा और उनको पूरा किया जाएगा। जो हमने अभी बात कही है वो हमारी नई घोषणाएं हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो पिछले बार जो हमारे पास 2-2.5 साल का समय जो कोरोना ने ले लिया था और जिसकी वजह से समय हमारा व्यर्थ चला गया था, वो वाली बात अब होने वाली है नहीं। तो पूरा 5 साल का जो टाइम पीरियड हमारा रहेगा उसमें हम निश्चित रूप से इस कार्य को करेंगे और उसको पूरी तरीके से पूरा करेंगे उसको। ये वाली बात जो थी, और अचानक ये कह रहे थे कि जैसे कि आप देखिएगा कि पीएससी घोटाले की बात भी रविंद्र जी ने कही थी। उसी तरीके से जब यहाँ पर ईडी की जो जांच होती है उसमें जो आरोप साबित होते हैं, तो मेरा तो ये प्रश्न है कि जब ईडी चार्जशीट भी फाइल कर देती है उसमें हमारे नेता दोषी भी पाए जाते हैं, तो यहाँ के अधिकारियों को जेल में डाला जाता है, नेताओं को क्यों जेल में नहीं डाला जाता? तो ईडी और ये सारी कार्रवाइयों से हम डरते नहीं हैं, और ईडी अगर निष्पक्ष रूप से काम करे तो निश्चित रूप से हम उस जांच में भी सहयोग देने की बात हमेशा कहते आए हैं। अब जब ईडी को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं तो उसी तरीके से जो पीएससी की भी बात रविंद्र जी उठा रहे थे यहाँ पर, तो पीएससी भी अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी एक संवैधानिक पद पे रहते हैं। तो जो नियम है, रविंद्र जी को मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि पीएससी का ज्ञान है, क्योंकि 16-17 के आसपास की बात है। 2018 वाला जो केस है उसमें रविंद्र जी खुद वादी रहे हैं। वहां पर वो खुद कंप्लेन उन्होंने किया था हाईकोर्ट में, वो खुद केस लड़ रहे थे भाजपा की सरकार के विरुद्ध। तो पीएससी का जो काम करने का जो तरीका है वो रविंद्र जी से अच्छा कोई और समझ नहीं सकता, मुझे लगता है। रविंद्र जी उसमें रहे हैं और बाद में फिर उससे हट क्यों गए, ये भी बात आप रविंद्र जी बताएं। रविंद्र जी, सीधा सवाल है आपसे, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने कि पीएससी के मामले को लेकर आपने खुद लड़ाई लड़ी है, हमने भी काफी करीब से देखा है कि पीएससी के जो प्रभावित जो प्रत्याशी थे उनके लिए आपने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपने तमाम तरह से लड़ाई लड़ी है। तो पीएससी का जो मामला है वो कितना गंभीर रहा है, और अभी का जो पुरानी पीएससी का मामला और वर्तमान का जो पीएससी का जो मामला है उसमें क्या अंतर लग रहा है, और किस तरह से दोनों जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं एक ही तो नहीं है? सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता के वक्तव्य को संशोधित कर दूं कि उन्होंने कहा 2017-18 के मामले को उन्होंने उठाया था। मैंने 2017-18 के मामले को नहीं उठाया, 2008 की बात है। मैं 2008 की मैं बता रहा हूँ। राज्य की पहली पीएससी हुई थी 2003 में, और 2003 में उस समय कौन थे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी थे। उस मामले को मैं 2006 में रिट फाइल किया, 2003 में उनके समय परीक्षा हुई। अब दोनों में बेसिक अंतर आपने पूछा है, तो बेसिक अंतर को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। बहुत अच्छा आज मुझे मंच मिल गया इस बात को कहने को। देखिए क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है। 2004-05 में परीक्षा हुई ना, तो 100 प्रश्नों को मैं 4 विषय का बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, हिंदी और कृषि विज्ञान। हिंदी नहीं, कृषि विज्ञान, 3 विषय का बता रहा हूँ। 100 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव पैटर्न। क्या किया अजीत जोगी जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, बता रहा हूं। एग्रीकल्चर विषय में 100 के 100 क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर आए थे, रिपीट पूरा का 100 का 100। यहां तक प्रश्न पूरे 100 के 100 और आंसर भी 100 के 100। और सबसे ज्यादा जिसमें लोक प्रशासन में और क्या कहते हैं पब्लिक उसमें बैठते हैं समाजशास्त्र, उसमें 1 से 33 क्वेश्चन लोक प्रशासन के, 33 से 66 लोक प्रशासन के और 33 से 66 से 99 मध्य प्रदेश के 3 वर्ष के प्रश्नों को एसिटीज उतार दिया गया, उत्तर भी उतार दिया गया। ये कांग्रेस की सरकार ने ना पीएससी में क्या किया, आपको सिलेक्शन कराने के लिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या किया कि तू 3 साल का वो पढ़ लेना यार, अनसॉल्व लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया ना उसको पढ़ ले। वही हुआ, ये भ्रष्टाचार की शुरुआत थी। मैं लड़ा ना डॉक्टर रमन सिंह जी के विरुद्ध, तो गलत किसने किया था जो उसके विरुद्ध लड़ा। और मजे की बात बता रहा हूं, डॉक्टर रमन सिंह और इस सरकार में क्या अंतर है। दो दिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने
विधानसभा में चर्चा कराई पीएससी पे 2 दिन, और सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक बुला के अशोक दरबाजी जी को सस्पेंड करवाया था राष्ट्रपति जी से। सुन लीजिए, आज तक भूपेश बघेल जी ने टॉमन सोनवानी के बारे में एक लाइन नहीं कहा। एक टीवी चैनल पे आया, उनसे प्रश्न पूछा गया, क्या वो भी मैं क्यों जवाब दूं इस बारे में, पीएससी के बारे में मैं क्यों जवाब दूं? किसने कहा? भूपेश बघेल जी। और डॉक्टर रमन सिंह का दिल इतना बड़ा था, युवाओं के प्रति इतना मतलब उनका प्रेम था, संवेदना थी, कि उन्होंने अशोक दरबारी को सस्पेंड करवाया। और देश के पहले मुख्यमंत्री थे और देश के पहले पीएससी का कोई चेयरमैन था जिसको सस्पेंड करवाया गया था। आज तक नहीं हुआ ना, आज तक। ये आप लोग करवाने की हिम्मत रखने का, मैं लड़ा हूं, ईमानदारी से लड़ा हूं, लेकिन युवाओं के लिए लड़ा हूं, क्योंकि आपके समय कार्यकाल में भ्रष्टाचार था और मेरे समय भी पीएससी में होता, मैं लड़ता, निश्चित रूप से लड़ता, और अभी भी लड़ा हूं। हमारी सरकार आएगी तब भी हम पीएससी और सब इंस्पेक्टर के लड़कों को न्याय देंगे। आपकी तरह हम झूठे जुमलेबाजी नहीं करेंगे कि एक शिकायत लाकर दे दो तो हम शिकायत करेंगे। आप मुख्यमंत्री जिनका कार्रवाई कर 50 शिकायत दे दिए, आंसर शीट निकाल के हमने दे दिया कि कैसे क्या कहते हैं, आपने गलत आंसर पे मार्क्स दिया और जिस लड़के ने सही लिखा उसको मार्क्स नहीं दिए। आपके रविंद्र जी, रोकना चाहूंगा, क्योंकि पीएससी का जो मामला है उसको लेकर आपने बात बताई, पुरानी चीजें भी हम काफी करीब से समझे हैं, लेकिन चूंकि अब अभी के चुनाव में 23 के चुनाव में किस तरह से ये जो पूरा पीएससी का मामला है वो युवा वर्ग को प्रभावित कर सकता है, और लगातार जो भाजपा इस मामले को लेकर आक्रामक रही है, युवाओं को कहीं ना कहीं इससे जोड़ने का प्रयास किया है, तो चुनाव में ये कितना बड़ा वोट फैक्टर के रूप में काम कर सकता है? ये सरकार बदलने वाले वोट फैक्टर के रूप में काम करेगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ पीएससी के ग्रुप में, जिसमें 2.5 लाख लड़के, सब इंस्पेक्टर, न्यायिक संघर्ष मंच, सबसे जुड़ा हूं। आज विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़के ग्रुप में लिख रहा है मैंने तो वोट दे दिया, देश बचाने के लिए, राज्य बचाने के लिए भाजपा को। आप सब करके आए, खुलेआम अपील करने लगे। क्यों? मालूम कि देखिए 2018 में हमने सब इंस्पेक्टर का विज्ञापन निकाला डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय। ये आज हम कहां बैठे हैं अगली सरकार बनाने के लिए। आज तक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा संपन्न नहीं हो सकी। बताइए, 5 साल का समय एक विज्ञापन को पूरा नहीं कर सके। वो लड़कों का हृदय कितना टूटा होगा जो लड़के रात दिन फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। भाई ये कैसी निकम्मी सरकार है? इस तरह की सरकार को रहने का अधिकार है क्या? बताइए कि 5 साल में विज्ञापन पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये लड़के जो है ना गेम चेंजर हैं। और भूपेश बघेल जी को मैं फिर कह रहा हूं, यदि मान लो कि 100% युवाओं का जो वोट जाएगा ना, तो उसमें से 95% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। वो क्यों मिलने वाला है? किसी राजनीतिक कारणों से नहीं मिलने वाला है। इनके जो कृत्य थे, जिस तरह से युवाओं का मन टूटा, उनका विश्वास टूट गया। अरे पीएससी भंग हो जाएगी मैं मानता हूं, भूपेश बघेल की सत्ता चले जाएगी ये भी मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज याद रखिए, युवाओं का यदि विश्वास टूट गया तो फिर पीएससी किस काम की, सरकारें किस काम की? जो लड़के परीक्षा दे के प्रशासन में जाना चाहते हैं उन्हीं का विश्वास टूट जाएगा। तो आज किसके लिए पीएससी का करेंगे? और यही विश्वास भूपेश बघेल जी ने तोड़ा है और युवा वर्ग क्रांति ला रहे हैं, क्रांति। और महिला और सरकार को क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कोई कमी और कसर नहीं छोड़ती इसे भुनाने में। और लगातार जब हम युवा के बीच जानते हैं, उनसे चौपाल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो युवाओं के बीच ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा, एक तरीके से कहें तो वो इस पर अपनी बात रख रहे हैं और कांग्रेस सरकार को मतलब वो चाहते हैं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो जिस तरीके से पीएससी घोटाला जो उजागर हुआ है, बीजेपी आरोप लगा रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को इस चुनाव में पीएससी घोटाले के चलते किसी तरीके का नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है निधि जी यहाँ पर कि पीएससी घोटाले में जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं कि वो इसके रिलेटिव है, इस वजह से ये जो घोटाला हुआ है या उसकी भर्ती नहीं होनी चाहिए, हम इस बात को सही नहीं मानते। लेकिन हमने बार बार कहा है, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि अगर कोई किसी तरीके की प्रॉपर कंप्लेन आती है कैंडिडेट से, पॉलिटिकल नहीं, कैंडिडेट से अगर कंप्लेन आती है तो इसको बिल्कुल जांच करानी चाहिए। और जिस तरीके से रविंद्र जी ने भी ये बात कही कि पीएससी की एक संवैधानिक संस्था है, उसके लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है अगर उसके अध्यक्ष को आपको हटाना है, क्योंकि नियुक्ति यहां से होती है लेकिन हटाने का भी अधिकार राज्य सरकार के पास में नहीं होता। और जो एक मिनट रोक रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है, लेकिन केंद्रीय जो राज्य का कैबिनेट है ना वो निर्णय लेके भेजता है। मैंने कहा रमन सिंह जी ने सिंगल लाइन कैबिनेट की बैठक बुलवा के अशोक दरबारी जी को राष्ट्रपति के पास अनुशंसा किया सस्पेंड करने के लिए। आपकी सरकार नहीं कर सकती,
करे ना। मैं भी आप बिल्कुल, गलत मैं तो यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर वो आरोप राष्ट्रपति तक जाना पड़ता ही है। अरे आपका कैबिनेट जो मैंने है आपसे प्रोविजन समझ छत्तीसगढ़ लिया, की मैं तो कह कैबिनेट रहा हूँ कि यहाँ सक्षम पर है आप अनुशंसा करने के PLC लिए, के क्यों मामले नहीं में किया? मुझसे ज्यादा जानते कैसी हैं बात और आप करते इस हैं? केस से क्यों हट गए? आप ये बताइए कि हाँ, इसका भी 2016-17 जवाब, में मैं इस केस केस से से नहीं क्यों हटा हट गए? सुन लीजिए। अब मैं सुप्रीम इसका कोर्ट में जवाब जो देता हूँ, केस मैं चल रहा गलत है, बात कर रहा आज मैं तक केस से कहाँ हटा? आप चलिए युवाओं ठीक की है, बात सौरभ है, जी, मेरी बात सुन सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुन लीजिए। अगर आप हमने समझने की कोशिश की कि इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों के लिए कितना अहम साबित हो सकती है। ठीक है सौरभ जी, रविंद्र जी, गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं केस से नहीं हटा। मैं वही कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं जुड़ा इस रहा। पर अलग से चर्चा करेंगे। रविंद्र जी, सौरभ जी, इस पर अलग से चर्चा करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। और जिस तरीके से आप दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से अपना जो मत रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 70 विधानसभा